हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट्स। आज के सेशन में हम क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 15 पॉलीमर बहुलक शुरू करने जा रहे हैं। कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है। इंग्लिश में लिखा हुआ है और जहाँ पर हिंदी के वर्ड्स आएंगे वहाँ पे मैं आपको हिंदी का वर्ड वहीं लिख दूंगी, जिससे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत नहीं आती। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। पॉलीमर बहुलक होते क्या हैं? पॉलीमर जो है, बहुलक शब्द जो है ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है बहुत सारे। बहु मतलब बहुत, पॉली मीन्स मैनी। कोई ऐसा सब्सटेंस जिसका बहुत ज्यादा जो है मॉलिक्यूलर मास, द्रव्यमान जिसका बहुत ज्यादा होता है, उसको हम बहुलक कहते हैं। किसी भी वस्तु का अगर द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा है, इसका मतलब उसके अंदर बहुत सारे जो है छोटे छोटे अणु जो है जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स उसमें जुड़े हुए हैं। पॉलीमर्स जो होते हैं बहुत बड़ी यूनिट होती है। छोटी यूनिट्स, एक यूनिट जिसको बोलते हैं मोनोमर, एकलक उससे मिलके बनती हैं। बार बार जो है एकलक रिपीट होती हैं, मोनोमर्स रिपीट होकर एक बहुत बड़ी सी श्रृंखला बना देते हैं, चेन बना देते हैं, जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। एग्जाम्पल जो है इसमें इथाइलिन का दिया हुआ है। हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि इथीन जो है उसमें डबल बॉन्ड होता है। ये देखिए डबल बॉन्ड है इसमें। पॉलीमर हमें वही देखने को मिलेंगे जहां पर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होंगे। हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लिए हैं, इसलिए यहाँ पे एन लिखा हुआ है। एन को अमाउंट नहीं है, 1 2 3 4 मिलियन, ट्रिलियंस भी हो सकते हैं। लेकिन जब ये पॉलीमर फॉर्म करते हैं, इथाइलिन लिखा हुआ है, इथाइलिन का देखिए बहुत सारे हैं, इसलिए वर्ड इसने जोड़ दिया। पॉली मतलब बहुत सारे, पॉलीइथाइलिन। आपने जनरली ये नाम सुना हुआ है। आपका फॉर्मूला जो है ये होता है, जैसे ही डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, दो कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दोनों का फ्री हो जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है उसका बॉन्ड यहाँ बन जाएगा बाहर की तरफ, तो हमें इस तरह का फॉर्मेशन मिल जाएगा। पॉलीमर्स जो बनते हैं उनका फॉर्मूला जो है मोनोमर की तरह ही होता है, सिर्फ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो बीच वाला बॉन्ड था, दोनों इलेक्ट्रॉन साइड में जो है काम में आ गए, और यहाँ पे जो है ऐसे ही बहुत सारे यूनिट्स लग लग कर एक लंबा सा चेन फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। इसलिए यहाँ पे एन लिखा हुआ है, एन मीन्स मैनी। नेक्स्ट है इस प्रोसेस को जिसमें बहुत सारे मोनोमर्स जो है कंबाइन होकर एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, इसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं, बहुलकीकरण। शॉर्ट फॉर्मूला इसका दिया हुआ है। एन मॉलिक्यूल्स जो है मोनोमर के आपस में कंबाइन कर रहे हैं और एक लंबी सी चेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसको हम पॉलीमर बहुलक कहते हैं। पॉलीमर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, एक बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है मोनोमर्स जो है एकलक से मिलके बनती है। इसका मतलब इसका आकार जो है बहुत बड़ा होता है। क्या सारे बड़े अणु जो होते हैं, सारे बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पॉलीमर होते हैं? तो इसका आंसर हमारा होगा नहीं। जो सारे बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे स्टार्च, क्लोरोफिल, इनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ये पॉलीमर की कैटेगरी में नहीं आते हैं। पॉलीमर और मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो उनमें एक मेन डिफरेंस ये है, पॉलीमर जो है उसमें सेम यूनिट जो है जिसको हम मोनोमर बोलते हैं वो रिपीट होती रहती है, जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल्स में साइज तो बड़ी होती है लेकिन उसमें सेम यूनिट रिपीट नहीं होती है। जैसे क्लोरोफिल जो है हमारा, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें एक यूनिट रिपीट नहीं हो रही है, फिर भी इसकी साइज बहुत बड़ी होती है। हिंदी में मैक्रो मॉलिक्यूल्स को वृहद अणु बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे साथ में। मैं सारा एक्सप्लेनेशन जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हिंदी में ही बोल रही हूँ, आपको समझने में दिक्कत नहीं हो इसके लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे जो पॉलीमर्स हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, लेकिन सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं वो पॉलीमर नहीं है, क्योंकि सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है साइज तो बड़ी होती है पॉलीमर की तरह, लेकिन उनमें यूनिट जो है वो रिपीट नहीं होती है, उनमें एक सिंगल मोनोमर यूनिट नहीं होती है। इसलिए सारे पॉलीमर्स को हम मैक्रोमोलिक्यूल्स तो बोल सकते हैं, लेकिन सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स को हम पॉलीमर नहीं बोल सकते हैं। अब जितने भी पॉलीमर्स हमें देखने को मिलते हैं उसको अलग अलग ओरिजिन, स्रोत के हिसाब से हम उसको अलग अलग क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, उसका वर्गीकरण है, वो उसके स्रोत के बिहाफ पर है, सोर्स ऑफ ओरिजिन, जहां से हमें वो मिलते हैं। सोर्स मतलब स्रोत। पहला है नेचुरल पॉलीमर, प्राकृतिक पॉलीमर। वो पॉलीमर जो हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं या जीव जंतुओं से मिलते हैं, उनको हम नेचुरल पॉलीमर कहते हैं। जैसे हमें प्लांट से जो है सेलुलोज मिलता है, स्टार्च मिलता है, यहाँ नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है। स्टार्च और सेलुलोज जो है दोनों प्लांट के पॉलीमर हैं। एनिमल्स जो है उनसे हमें रेशे मिलते हैं, सिल्कवॉर्म से हमें सिल्क मिलता है, वूल मिलती है हमें शीप से। प्रोटीन भी दिया हुआ है जो हमें एनिमल से मिलता है, प्लांट से भी मिलता है प्रोटीन। दूसरा जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है नेचुरल रबर, प्राकृतिक रबर, जो बहुत सारे रबर्स बनाने के काम में आता है। इसी चैप्टर में आप आगे रबर भी पढ़ेंगे, किस तरह से नेचुरल रबर को मॉडिफाई करके अलग अलग फॉर्म के रबर बनाए जाते हैं। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है स्रोत के हिसाब से, सोर्स ऑफ ओरिजिन के हिसाब से, सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक जैसा कि इसका नाम ही बोल रहा है, इनको सिंथेसाइज या बनाया जाता है। कृत्रिम, आर्टिफिशियल, संश्लेषित बहुलक कहते हैं इनको।
इनको जो है बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं में, फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। आदमी जो है उसने अपने कंफर्ट के लिए इन पॉलीमर्स को बनाया, लेकिन नाउ डेज वो उनके लिए ही नुकसानदायक हो रहा है। पॉलिथीन जो है आपने कई बार सुना होगा, न्यूज में इसको बैन कर रहे हैं क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल, जैव निम्नीकरण इसका नहीं होता है और ये अर्थ में, पृथ्वी की मिट्टी में जाकर नुकसान पहुंचाता है। एग्जाम्पल दिए हुए हैं सिंथेटिक पॉलीमर के, हम डिटेल में इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। पॉलिथीन आपने सुना हुआ है, सिंथेटिक रबर, ब्यूना एस, ब्यूना एन हम आगे पढ़ेंगे। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, घर में जो है लंबी लंबी शीट्स आती हैं फर्श पे बिछाने के लिए। नायलॉन 6 नायलॉन के पैराशूट बनते हैं, रेनकोट्स बनते हैं। टेफ्लॉन जो है नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स जो होते हैं, बर्तन, उसमें काम आता है। और भी बहुत सारे जो है सिंथेटिक पॉलीमर ह्यूमन द्वारा बनाए गए हैं। अगला पॉलीमर जो है हमारा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है, हिंदी में इसको अर्ध संश्लेषित पॉलीमर बोलते हैं। बच्चों बार बार मैं बहुलक शब्द नहीं बोलूंगी, आप समझ गए होंगे। बहुलक जो है पॉलीमर है, पॉलीमर को ही बहुलक बोलते हैं हिंदी में। अर्ध संश्लेषित मतलब ये आधा सिंथेटिक है और आधा ये नेचुरल है। इस तरह से कोई चीज आधी सिंथेटिक और नेचुरल कैसे हो सकती है? जो हमें प्रकृति में रबर मिलता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है शुरू से ही कि रबर जो होता है वो एक पेड़ से हमें मिलता है, लेकिन जिस रूप में वो रबर में मिलता है, जिस फॉर्म में वो हमें मिलता है, उस फॉर्म को हम एज इट इज काम में नहीं ले सकते। बहुत स्टिकी होता है, आसानी से टूट जाता है। नेचुरल रबर को हम कुछ मॉडिफाई करके, उसके अंदर कुछ केमिकल्स मिला के उसको इस तरह से मॉडिफाई करते हैं कि हमारे लिए यूजफुल बन सके। तो उस पॉलीमर को हम सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बोलेंगे, क्योंकि हमने पूरा जो है उसको लेबोरेटरी में नहीं बनाया है, वो नेचुरली हमें मिला है और उसके बाद में इसको लेबोरेटरी में प्रोसेस किया गया है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, नेचुरल रबर को प्रोसेस करने के बाद में, मॉडिफाई करने के बाद में उसका नाम हो जाता है वल्कनाइज्ड रबर, उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो क्लासिफिकेशन है उसके स्ट्रक्चर के बिहाफ पे, संरचना कैसी होती है उसके बिहाफ पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी है लीनियर पॉलीमर। नाम है लीनियर, रेखीय, बहुलक। ऊपर डायग्राम में दिख रहा है, लंबी लंबी रेशे हैं इस तरह से, आपस में बिल्कुल पास पास में है, क्लोजली पैक्ड है, बिल्कुल पास पास में है, इसलिए ये बहुत हाई जो है इनकी डेंसिटी होती है। डेंसिटी का मतलब आपको पता है, घनत्व। थोड़ी सी जगह में अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं थोड़ी सी जगह में, तो उसको हम बोलते हैं डेंसिटी हाई। टेंसिल स्ट्रेंथ भी हाई होती है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं इसके, क्योंकि इसमें जो फाइबर्स होते हैं, रेशे बिल्कुल पास पास में होते हैं। मोनोमर यूनिट्स जो होती हैं बिल्कुल पास में लीनियर चेन के फॉर्म में प्रेजेंट रहती हैं। सेकंड जो है हमारे ब्रांच्ड चेन पॉलीमर है। इसमें जो है लीनियर पॉलीमर था, उसके साइड से छोटी छोटी ब्रांचिंग निकल आती हैं, शाखाएं निकल आती हैं, ब्रांच शाखाओं को बोलते हैं। जैसे इसमें शाखाएं निकल आती हैं, अब क्योंकि ये चारों तरफ फैली हुई है तो इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, इनकी मजबूती भी कम होती है, टेंसिल स्ट्रेंथ कम हो जाती है, लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाते हैं। डेंसिटी कम होते ही जो मेन इफेक्ट होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। लो डेंसिटी मीन्स लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी मैंने आपको ऊपर बताया था, तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। थोड़ी सी स्पेस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसको गर्म करने के लिए बहुत अधिक टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, लीनियर पॉलीमर का एग्जाम्पल नायलॉन था, पॉलीथीन था हमारा, और ब्रांच्ड शाखित जो है बहुलक का एग्जाम्पल है लो डेंसिटी पॉलीथीन। दो तरह के पॉलीथीन होते हैं, एक हाई डेंसिटी, एक लो डेंसिटी। दोनों में डिफरेंस जो है आपको चैप्टर हम पढ़ेंगे तब बताऊंगी। स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये हमारे ब्रांच चेन पॉलीमर में आते हैं। थर्ड टाइप का जो पॉलीमर होता है उसको हम क्रॉस लिंक पॉलीमर बोलते हैं। इसमें जो लीनियर पॉलीमर्स होते हैं उनकी चेन जो है दूर दूर हो जाती है, दूर दूर होने के बाद में उनके बीच में जो है इस तरह से ब्रांचिंग आपस में कनेक्ट हो जाती है। अब क्योंकि चेन दूर दूर हो गई, इसका मतलब डेंसिटी जो है अपने आप लो हो गई। डेंसिटी लो होने का मतलब है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इफेक्ट होगा। इस तरह के पॉलीमर जो हमें बेकेलाइट, सबने देखा है, कुकर का हैंडल जो होता है, नॉन स्टिक कुकवेयर्स होते हैं उनके हैंडल बनाने के काम में आता है। क्योंकि इसकी डेंसिटी कम हो गई, ये ब्रिटल होते हैं, गिरते ही टूट जाते हैं। भंगुर बोलते हैं हिंदी में ब्रिटल को, गिर के टूट जाना। बहुत हार्ड होते हैं, आप चाहें तो कुकर के हैंडल को हाथ लगा के दे सकते हैं। और जो स्ट्रक्चर बनता है, दोनों में जो हमने ऊपर देखे तो उसमें 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था, इसमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है, हमें त्रिमीय संरचना हमें प्राप्त होती है। दो तरह क्लासिफिकेशन हमने देख लिए, एक जहां से वो प्राप्त होते हैं उसके बिहाफ पे, एक उनकी संरचना कैसी है उसके बिहाफ पे। अब थर्ड क्लासिफिकेशन जो है, किस तरह से, कौन से बहुलीकरण से वो बनता है, किस प्रकार की रिएक्शन से वो बनता है, वो हम देखेंगे। इसको हम कह सकते हैं संश्लेषण के आधार पे, किस तरह से उनका फॉर्मेशन होता है, उसके आधार पे हम पॉलीमर्स को कौन सी कैटेगरीज में डाल सकते हैं, एक एडिशन कैटेगरीज में और एक कंडेंसेशन में। हम 2 कैटेगरीज हैं ऑन बिहाफ ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। पहला है एडिशन पॉलीमर। एडिशनल पॉलीमर को हम योगात्मक बहुलक कहते हैं।
एडिशन रिएक्शंस हमने 11th में पढ़े हैं, वही हमें देखने को मिलते हैं। हमने देखा है ऊपर की जो बहुलक होते हैं जनरली वो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं। एडिशन रिएक्शन जो हाइड्रोकार्बन में वही मिलेंगे जहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हमें देखने को मिलेगा। जब मैंने चैप्टर शुरू किया था तब मैंने आपको बता दिया था कि बहुलक जो होते हैं वो उन मोनोमर से एकलक से मिलकर बनते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यही बॉन्ड जो है वो टूटेगा और टूटने के बाद में ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है बाहर की तरफ काम में आएगा इस तरह से। और उसके बाद हम यहाँ पे n लिख देते हैं। इट मीन्स ये यूनिट जो है बार बार रिपीट हो रही है, n टाइम्स रिपीट हो रही है और लंबी सी चेन बना रही है। असंतृप्त कंपाउंड जो होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में ये देखने को मिलता है एडिशन पॉलीमर। इसमें जो होता है मोनोमर जिससे बने हुए हैं ये, और जो पॉलीमर का फॉर्मूला सेम होता है, सिर्फ डिफरेंस जो होता है इस बॉन्ड का डिफरेंस होता है, जो पहले बीच में लगा हुआ था अब दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन जिसके काम में आ गए हैं। इनको भी हम दो कैटेगरीज में रख सकते हैं एडिशन पॉलीमर को। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं देखिए। एडिशन पॉलीमर की दो कैटेगरीज जो है वो, फर्स्ट है होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर को हिंदी में समबहुलक कहते हैं। होमो मीन्स सेम, हिंदी में इसको समबहुलक बोलेंगे। उस तरह के बहुलक जो सिंगल यूनिट, ये एक यूनिट जो है इथीन की यही बार बार रिपीट हो रही है, n टाइम्स रिपीट हो रही है, इसमें कोई दूसरी यूनिट हमारे काम में नहीं आ रही है। अगर एक ही मोनोमर बार बार रिपीट होकर पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है तो उस तरह के पॉलीमर को हम होमोपॉलीमर समबहुलक कहते हैं। जैसे इथीन जो है उसके n मॉलिक्यूल्स ने आपस में कंबाइन करके पॉलीथीन का फॉर्मेशन कर लिया है। नेक्स्ट है कोपॉलीमर। कोपॉलीमर हिंदी में सहबहुलक कहलाता है। जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, सह मतलब साथ साथ, ये दूसरे के साथ में मिलकर जो है दो अलग अलग प्रकार के मोनोमर यूनिट जो है आपस में कंबाइन करके इस तरह के पॉलीमर का फॉर्मेशन करती हैं। जैसे ब्यूटाडाइन है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, और डाई मीन्स 2 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड ये रहा इसका, एक डबल बॉन्ड ये रहा। इसने कंबाइन किया स्टाइरिन से बेंजीन के साथ में, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है, CH लगा हुआ है। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि जो मोनोमर यूनिट पॉलीमर के फॉर्मेशन में काम आ रही हैं उनमें डबल बॉन्ड होना कंपलसरी है। n मॉलिक्यूल स्टाइरिन के n मॉलिक्यूल्स ब्यूटाडाइन के साथ में रिएक्ट करके हमारा ब्यूना-S ब्यूटाडाइन स्टाइरिन रबर जो है सिंथेटिक रबर, इसका फॉर्मेशन करती हैं। ये देख लीजिए, ये बॉन्ड जो है किस तरह से टूटता है, ध्यान से देखेंगे। जब ये बॉन्ड यहाँ से टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन का था, ये वाला इस कार्बन का था। इस वाले कार्बन ने, जो लास्ट कार्बन है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन जो है बाहर की तरफ रख दिया और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इस वाले कार्बन का था। ऐसे ही इस कार्बन के साथ हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा हुआ है। बाहर वाले कार्बन ने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ बाहर की तरफ रख दिया, इस वाले कार्बन ने इस इलेक्ट्रॉन को बीच में रख दिया। तो यहाँ पे हमारा एक नए बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। एक बॉन्ड हमारा बाहर की तरफ हो गया, एक बॉन्ड हमारा बाहर की तरफ हो गया। तो ये रहा हमारा, देखिए डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, ये वाला डबल बॉन्ड ये है, और जो बाहर वाला बॉन्ड है ये देखिए ये वाला, ये बगल वाले मॉलिक्यूल से काम में आएगा अटैच होने के, यहाँ अटैच हो गया। ये डबल बॉन्ड था, ये बाहर की तरफ आ गया। कार्बन ने अपनी वैलेंसी जो है बगल वाले कार्बन, इस वाले कार्बन के साथ में इन दोनों ने बॉन्ड फॉर्मेशन करके अपनी वैलेंसी पूरी की है। एक जो है इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, इसने यहाँ बाहर रख लिया और ये देखिए बाहर इसका बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे n लगा दिया क्योंकि ये सेम यूनिट जो है n टाइम्स रिपीट होकर ब्यूना-S का फॉर्मेशन करेगी जो एक पॉलीमर है। बच्चों उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा है किस तरह से पॉलीमराइजेशन होगा। डबल बॉन्ड टूटेगा तो उसके दोनों इलेक्ट्रॉन, जिस कार्बन के भी वो इलेक्ट्रॉन है, अपने नेक्स्ट दूसरी साइड में उस इलेक्ट्रॉन को अवेलेबल कराएगा और वहाँ या तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, नया बॉन्ड बनेगा, या फिर वो बाहर की तरफ जो है खाली वैलेंसी छोड़ देगा जैसे यहाँ छोड़ी है इसने, ताकि और दूसरी यूनिट यहाँ पे कंबाइन कर सके। यहाँ भी छुड़ी हुई है। नेक्स्ट कैटेगरी जो थी वो थी कंडेंसेशन पॉलीमर। हमने दो पार्ट पढ़े थे, संश्लेषण के आधार पे, सिंथेसिस के आधार पे। एक तो एडिशन पॉलीमर था, दूसरा हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर है। हमने देखा था कि एडिशन पॉलीमर जहाँ हो रहा था वहाँ पे जो है दो मोनोमर यूनिट विद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपस में कंबाइन होकर एक पॉलीमर का फॉर्मेशन कर रही थी। लेकिन कंडेंसेशन जो पॉलीमर होते हैं, जिनको संघनन बहुलक कहते हैं, ये थोड़े से अलग होते हैं। क्या होता है इनमें देखिए, इनमें एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, चाहे वो पानी का हो, चाहे अल्कोहल का हो, चाहे हाइड्रोजन क्लोराइड का हो। जब दो मोनोमर यूनिट आपस में कंबाइन करती हैं तो एक छोटा सा मॉलिक्यूल जो है वो निकलता है, जबकि एडिशन में सब कुछ जुड़ रहा था, कुछ भी नहीं निकल रहा था। कंडेंसेशन पॉलीमर में एक छोटा सा पानी का मॉलिक्यूल भी निकल सकता है, अल्कोहल का भी निकल सकता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का भी यहाँ निकल सकता है। एग्जाम्पल इसका दे रखा है नाइलॉन 6,6। नाइलॉन 6,6 का फॉर्मेशन जो है दो यूनिट से होता है, दो अलग अलग मोनोमर काम में आते हैं इसमें 6 जो है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। इसका नाम है हेक्सा मेथाइलिन डाइअमीन। दो अमीन ग्रुप है यहाँ पे, डाइअमीन हो गया। दूसरा जो है जिसमें बीच में 4 कार्बन CH2 वाले लिखे हुए हैं और बगल में COH लगा हुआ है, ये वाला
इस तरह से लिख सकते हैं इसको हम। ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा 12th में और हायर क्लासेस में। खोल के लिखेंगे तो ये हमारी एडिपिक एसिड है। ये वाले जो एसिड है ये पूरा जो है इस फॉर्म में होता है। बीच वाले जो 4 कार्बन वाले CH2 हैं ये वाले, इनको इसने एक साथ लिख दिया CH2 के बाहर में 4 के फॉर्म में, और 2 CH लगे हुए हैं। जब हेक्सामेथाइलिन डाइअमीन एडिपिक एसिड के साथ में कंबाइन करती है तो हमारा नाइलॉन 6,6 का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो है 6 और 6 के बीच में कॉमा लगा हुआ है, नाइलॉन 6,6। इसका नाम नाइलॉन 6,6 क्यों है वो देखिए। जो दोनों मोनोमर यूनिट कंबाइन हो रही हैं उसमें कार्बन जो है 6 हैं। आप काउंट करके देख सकते हैं, यहाँ भी 6 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन तो ये वाले हो गए, 5 ये रहा, 6 ये रहा। दोनों यूनिट जो है मोनोमर यूनिट में 6 कार्बन होने के कारण इसका नाम जो है नाइलॉन 6,6 है। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो उनके बीच में कौन से फोर्स काम करते हैं, किस प्रकार का बल होता है। मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं इनको आणविक बल कहते हैं। वर्गीकरण जो है आणविक बलों के आधार। पहला है इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स को हम कहते हैं प्रत्यास्थ बहुलक। होते क्या है वो देखिए, बिल्कुल रबर की तरह होते हैं। इनके बीच में हमने पढ़ा था भी, ऊपर रबर जो है उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत कमजोर होता है, वीक होता है। एग्जाम्पल जो है इसका नेचुरल रबर है, ब्यूना एस है इसका एग्जाम्पल। क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत वीक होता है तो इनको हम खींच कर लंबा कर सकते हैं। कुछ जो है इसमें क्रॉस लिंक जो है रेखाएं जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं। हमने जो ऊपर पढ़ा था क्रॉस लिंक बहुलक, जिसे हम कहते हैं त्रियक बंध, हिंदी में त्रियक बंध बहुलक कहते हैं। शायद मैं वहाँ हिंदी में बताना भूल गई। कुछ जो है इसमें त्रियक बंध इसको बोलते हैं, इस तरह का होता है, बीच में इस तरह के बॉन्ड होते हैं इसमें। जब मैंने इस प्रकार का आपको क्लासिफिकेशन में बताया था, लीनियर रेखीय बताया था आपको, क्रॉस लिंक बताया था, ब्रांच बताया था। जो क्रॉस लिंक जब मैंने आपको बताया था उसमें मैंने एग्जाम्पल दिया था रबर का। रबर जो होता है उसमें जो लीनियर इस तरह की चेन होती हैं, इनके बीच में इस तरह के बॉन्ड्स होते हैं जिसे हम क्रॉस लिंक बॉन्ड कहते हैं। इन बॉन्ड्स के होने के कारण इनको हम आसानी से बहुत लंबे दूरी तक स्ट्रेच कर सकते हैं, और जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं दोबारा अपनी ये ओरिजिनल पोजीशन में दोबारा अपनी उसी अवस्था में आ जाते हैं। अगला क्लास जो है फाइबर्स है। फाइबर को हम रेशे कहते हैं। रेशे या रेशेदार बहुलक हो जाएंगे ये फाइबर। ये रेशम का फाइबर भी हो सकता है, अगर हम नेचुरल की बात करें वूल भी हो सकता है, कॉटन भी हो सकता है, रुई हो सकती है, ऊन हो सकती है। इस तरह के जो फाइबर होते हैं, पॉलीमर जो होते हैं, वो कपड़े बनाने के काम आते हैं। सूती कपड़े बनते हैं, रेशमी कपड़े बनते हैं, जाल, मछली पकड़ने का जाल, रस्सियाँ, क्योंकि इनकी टेंसिल स्ट्रेंथ जो है बहुत मजबूत होते हैं। इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। इलास्टोमर प्रत्यास्थ बहुलक में फोर्स बहुत कमजोर थे, इसलिए हम उनको आसानी से खींच सकते थे, जबकि इस तरह के रेशों में अगर हम खींचते हैं तो वो टूट जाते हैं। अगर हम सूती धागा खींचते हैं तो धागा टूट जाता है, ज़्यादा लंबा नहीं खींच पाता है। जो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं, अगर आपको एग्जाम में आता है फाइबर में किस तरह के फोर्सेज पाए जाते हैं, तो एक फोर्स जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं इसमें। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत शार्प होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये मेल्ट हो जाते हैं। नाइलॉन 6,6 जिससे रस्सियाँ बनती हैं, टेरेलिन टूथब्रश वगैरह बनते हैं, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। जो फाइबर फॉर्म में हमें देखने को मिलता है वो सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। थर्ड नंबर जो है थर्मोप्लास्टिक्स है, जिसको हम ताप सुनम्य बहुलक कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक ताप सुनम्य। ताप सुनम्य नाम इसका क्यों है? थर्मोप्लास्टिक वो पॉलीमर्स होते हैं जिनको हम गर्म करते हैं तो पिघल जाते हैं, फिर ठंडा होते हैं तो फिर दोबारा जम जाते हैं, फिर गर्म करते हैं तो फिर पिघल जाते हैं। हम उसको दोबारा गर्म करके ठंडा करके उसकी दोबारा उसी पोजीशन में उसी कंडीशन में उसको हम बार बार चेंज कर सकते हैं। उनके अंदर जो फोर्स होता है उनके अंदर जो फोर्स होता है थोड़ा वीक होता है, वीक वैंडरवेल फोर्स होता है, इसीलिए गर्म करने में पिघल जाते हैं और ठंडे होते ही दोबारा सेट हो जाते हैं। अब जो कैटेगरी हमने ऊपर पढ़ी थी, एक हमने पढ़ी थी इलास्टोमर और एक पढ़ी थी हमने फाइबर। इलास्टोमर जो था वो हमारा बहुत ही मुलायम था, फाइबर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था। इलास्टोमर का आपको याद आ रहा होगा, आपने रबर पढ़ा था, खींचते हैं जिसको वो लंबा हो जाता है। फाइबर थोड़े स्ट्रॉन्ग थे, उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड मिल रहा था। थर्मोप्लास्टिक में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो बल होता है, इन दोनों के बीच का होता है, इलास्टोमर और फाइबर के बीच का होता है। इलास्टोमर्स को मैंने प्रत्यास्थ बहुलक बताया था। जैसे ही इनको गर्म करते हैं थर्मोप्लास्टिक को, ये मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, पानी की तरह फ्लूइड बन जाते हैं, बहने लगते हैं, और जैसे ही इसको ठंडा करते हैं हार्ड मास कठोर हो जाते हैं और जिस भी शेप में चाहे उसको मोल्ड कर सकते हैं। अलग अलग जो खिलौने आते हैं वो इस तरह के ही पॉलीमर से बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल इसका पॉलीस्टाइरीन दिया हुआ है, पॉलीथीन दिया हुआ है। नेक्स्ट कैटेगरी जो है हमारी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है। थर्मोसेटिंग का मतलब एक बार सेट हो गया तो हो गया, उसके बाद दोबारा उसको गर्म करके हम काम में नहीं ले सकते हैं। हिंदी में इसको ताप दृढ़ बहुलक कहते हैं। गर्म करने से वो दृढ़ हो गया, उसके बाद में वो सॉफ्ट नहीं होगा,
जो मैंने आपको बेकेलाइट का एग्जाम्पल बताया था पहले, वही इसी में आएगा। बेकेलाइट जो है उसको एक बार गर्म करने के बाद में वो इतना कठोर हो जाता है, टाइट हो जाता है कि दोबारा उसको पिघला कर हम काम में नहीं ले सकते हैं। 3 डायमेंशनल नेचर के होते हैं ये, क्योंकि इनके बीच में क्रॉस लिंक इस तरह के बंध पाए जाते हैं, त्रियक बंध पाए जाते हैं, क्रॉस लिंक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। जब मैंने आपको क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बताया था उसमें मैंने बेकेलाइट का एग्जाम्पल आपको मैंने वहां भी दिया था। ये फ्लूइड के फॉर्म में नहीं होते हैं, सेमी सॉलिड होते हैं, कठोर हो जाते हैं थोड़ा। फ्लूइड मतलब बिल्कुल पानी की तरह बहना, सेमी फ्लूइड मतलब थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के बीच में अगर डिफरेंस आता है तो आपको लिखने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फर्स्ट डिफरेंस जो आप लिख सकते हैं कि थर्मोप्लास्टिक्स में वीक वैंडरवेल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जबकि थर्मोसेटिंग जो होते हैं उनमें इस तरह का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं पाया जाता है। सेकंड आप लिख सकते हैं कि थर्मोप्लास्टिक जो है हीट करने पे फ्लूइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। थर्मोसेटिंग जो होते हैं वो सेमी फ्लूइड के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। थर्मोसेटिंग जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं। एग्जाम्पल जो है आप वो लिख सकते हैं। चौथा जो पॉइंट है, फोर्थ डिफरेंस जो आप लिख सकते हैं कि थर्मोसेटिंग में जो है क्रॉस लिंकिंग होती है, क्रॉस बॉन्ड्स होते हैं, जो लीनियर चेन होती है उनके बीच में क्रॉस बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। अब जो है पॉलिमराइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं, बहुलीकरण के प्रकार हम पढ़ेंगे। 2 हम ऊपर पढ़ चुके हैं शॉर्ट में, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको याद है तो मैंने अभी भी आपको एडिशन पॉलीमर, यौगिक बहुलीकरण और कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन बताया है। एडिशन में जो है 2 मॉलिक्यूल मोनोमर के ऐड हो जाते हैं लेकिन कोई छोटा मॉलिक्यूल नहीं निकलता है। कंडेंसेशन में है 2 मॉलिक्यूल ऐड होते हैं और एक छोटा मॉलिक्यूल वाटर का, अल्कोहल का या हाइड्रोजन क्लोराइड का निकलता है। फर्स्ट है चेन ग्रोथ पॉलिमराइजेशन, जिसका नाम दे रखा है इसने एडिशन पॉलिमराइजेशन भी कहते हैं इसको। चेन ग्रोथ पॉलिमराइजेशन को हम श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण भी कहते हैं। इसमें चेन जो बढ़ती रहती है क्योंकि 2 मोनोमर्स जो है पहले वो ऐड होते हैं, इसके बाद में और मोनोमर्स जो लगातार ऐड होते जाते हैं। जब इस तरह का प्रोसेस शुरू होता है तो इनके इंटरमीडिएट जो है, मध्यवर्ती जिसको हम बोलते हैं, जो बीच में बनते हैं, फ्री रेडिकल के फॉर्म में भी बन सकते हैं, कार्बोकैटायन के फॉर्म में बन सकते हैं, कार्बो एनायन के फॉर्म में भी बन सकते हैं। 3 तरह के जो है इंटरमीडिएट बनते हैं। उसके बाद में जो है हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। एल्कीन्स और डबल बॉन्ड वाले जो डेरिवेटिव्स हैं वो काम आते हैं इस तरह के एडिशन में। जहां भी एडिशन वर्ड आएगा वहां पे अनसैचुरेटेड जो है कंपाउंड्स काम में आएंगे, जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स, जिस तरह के इंटरमीडिएट इसमें फॉर्म होते हैं उनकी बेसिस पे इनको 3 कैटेगरीज में रखा हुआ है। फर्स्ट है फ्री रेडिकल एडिशन पॉलिमराइजेशन, सेकंड है कैटायनिक पॉलिमराइजेशन, थर्ड है एनायनिक पॉलिमराइजेशन। कैटायन कार्बन धनायन, कार्बन ऋणायन। फ्री रेडिकल मुक्त मूलक योगज बहुलीकीकरण। फर्स्ट वाला जो लिखा हुआ है फ्री रेडिकल एडिशन पॉलिमराइजेशन, मुक्त मूलक योगज बहुलीकीकरण। कैटायनिक पॉलिमराइजेशन कार्बन धनायन बहुलीकरण, एनायनिक पॉलिमराइजेशन कार्बन ऋणायन बहुलीकरण। इनका मैकेनिज्म जो है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, तो हम तीनों के मैकेनिज्म जो है वो देखेंगे। फर्स्ट है फ्री रेडिकल एडिशन पॉलिमराइजेशन, मुक्त मूलक जो होता है एडिशन यौगज बहुलीकरण, उसमें क्या होता है। जिस तरह की एल्कीन जो है एडिशन रिएक्शन है, नाम बता रहा है, जो एल्कीन इसमें काम में लिए जाते हैं वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होते हैं। मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होते क्या है वो देखिए। ये एक एल्कीन है, इथीन है, आपको पता है। मोनो मतलब एक हाइड्रोजन अगर इसमें से हट जाएगा, उसकी जगह कुछ और आके लग जाएगा, एक हाइड्रोजन की बात हो रही है, ये हट गया, बाहर निकल गया, इसकी जगह कुछ और आके अगर लग गया तो उस तरह के हम एल्कीन्स को मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स कहते हैं। तो फ्री रेडिकल वाले एडिशन पॉलिमराइजेशन रिएक्शंस जो होते हैं हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स में देखने को मिलते हैं। और कैटलिस्ट जो काम में आता है वो बेंजोइल पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड जो है इसमें काम में आता है। इसका स्टेप जो होता है, फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं इसके, 3 स्टेप में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप जो है चेन इनिशिएशन स्टेप जिसे हम कहते हैं, श्रृंखला प्रारंभ पद। जो पेरोक्साइड होता है उसका होमोलिटिक फिशन होता है। होमोलिटिक फिशन का मतलब है ये बराबर 2 भागों में टूट जाता है, यहाँ से ये ब्रेक होगा और हमारे इस तरह से इंटरमीडिएट दिखा रखा है, इसका फॉर्मेशन होगा। इसमें से CO2 जो है वो हमारा निकल जाएगा। जब CO2 निकलेगा तो C6H5 जो है 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये यहाँ 2 लिखेंगे हम। ये 2 जो है हमारे मुक्त मूलक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर देंगे। तो देखिए बच्चों स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जो पेरोक्साइड था उसका होमोलिटिक फिशन हुआ था। ये ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक इस ऑक्सीजन ने ले लिया
और एक इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑक्सीजन ने ले लिया। दोनों ने बराबर बराबर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसलिए इसको होमोलिटिक फिशन कहते हैं, बराबर बंटना। ये वाला जो है हमारा बेंजोइल पेरोक्साइड है। ये जो हमारा फ्री रेडिकल बना था, ये फ्री रेडिकल है। ये जो है दूसरे जो एल्कीन मॉलिक्यूल है, जो हमारा मोनोमर है, बेंजोइल पेरोक्साइड जो है उसको हमने एज ए कैटलिस्ट काम में लिया था। ये देखिए आपने ऊपर लिखा था कि बेंजोइल पेरोक्साइड जो है वो कैटलिस्ट के फॉर्म में काम में लेंगे हम। बेंजोइल पेरोक्साइड का जो है फर्स्ट स्टेप में इसका ब्रेक हुआ, होमोलिटिक फिशन हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक एक ऑक्सीजन के पास में चले गए और इस तरह का हमारा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने के बाद में। ये जो फ्री रेडिकल बना है ये हमारा एल्कीन के मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा और इस तरह से एक दूसरा फ्री रेडिकल बन जाएगा। जब तक ये हमको इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में डॉट के फॉर्म में दिखाई देगा, इसको हम फ्री रेडिकल बोलेंगे। एक नए फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में जो फ्री रेडिकल बना था एक एल्कीन मॉलिक्यूल के ऊपर, ये वाला अटैक होने के बाद में ये दूसरे एल्कीन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, दूसरे मोनोमर पे अटैक करेगा और इस तरह से एक और फ्री रेडिकल बन जाएगा जिसकी साइज जो है स्टेप के साथ में, अटैक के साथ में बढ़ती जाएगी। यहाँ लिखा हुआ वर्ड लार्जर फ्री रेडिकल, इस स्टेप को हम बोलते हैं चेन प्रोपगेशन स्टेप। चेन हमारी बढ़ती जा रही है फ्री रेडिकल के फॉर्म में। हिंदी में इसको बोलते हैं श्रृंखला संचरण पद। तो श्रृंखला संचरण पद जो है चेन प्रोपगेशन स्टेप में होता क्या है, जो फ्री रेडिकल बना है बेंजोइल पेरोक्साइड के होमोलिटिक फिजन के बाद में और एल्कीन के मॉलिक्यूल पे अटैक होने के बाद में वो दूसरे एल्कीन मॉलिक्यूल पे अटैक करता है और हमारा एक बिगर जो है फ्री रेडिकल बन जाता है, जो फिर एक और एल्कीन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। इस तरह से प्रोसेस जो चलता जाएगा और इस फ्री रेडिकल की साइज जो है बढ़ती जाएगी। हम ये देख रहे हैं कि स्टेप जो है देखने में लग रहा है कभी नहीं रुकेगा, फ्री रेडिकल जो है बनता ही जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि इस प्रोसेस को लेबोरेटरी में यही खत्म कर दें, अगर ये स्टेप नहीं रुकेगा तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे होगा, तो इस स्टेप को रोकना पड़ेगा हमें। जो हमारा थर्ड स्टेप है चेन टर्मिनेशन स्टेप, जिसे हम कहते हैं श्रृंखला समापन पद। तो बच्चों आपके समझ में आ गया होगा कि श्रृंखला को रोकना जरूरी क्यों है, इस चेन को यहाँ स्टॉप करना जरूरी क्यों है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब तक ये फ्री रेडिकल बनता जाएगा ये दूसरे नए मॉलिक्यूल्स पर अटैक करता जाएगा और ये चेन बढ़ती जाएगी। जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो हमारा प्रोडक्ट कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए श्रृंखला जो है, चेन जो इसको स्टॉप करना पड़ेगा। अब किस तरीके से हम कर सकते हैं इस चेन को, हम यहाँ पे इस प्रोसेस को जो हो रहा है इसको कैसे हम स्टॉप कर सकते हैं। 3 वेज हैं इसके लिए, 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है जिसे हम कपलिंग कहते हैं, दो आपस में कंबाइन करके, डिसप्रोपोर्शिएशन, दो अलग अलग टूट कर, या चेन ट्रांसफर स्टेप, ये जो रेडिकल ये किसी और चेन में ट्रांसफर हो जाए। उनमें से एक जो तरीका यहाँ आपको दिखाया हुआ है, डिटेल में तीनों तरीके आपके कोर्स में नहीं है। ये देखिए रेडिकल जो बना था ये रहा, इसने क्या किया, दूसरे ही वैसे एक रेडिकल से कंबाइन हो गया। ये 2 रेडिकल हैं, पहला वाला रेडिकल ये ऊपर वाला हो गया, फ्री रेडिकल जो था ये था, और दूसरा वाला ये था। क्योंकि पूरा प्रोसेस जो हमारे बड़े से कंटेनर में हो रहा है उसमें बहुत सारे रेडिकल्स पड़े हुए हैं, 2 रेडिकल जो है आपस में कंबाइन कर जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है रेडिकल के ऊपर ये एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और हमारा प्रोसेस जो है वहीं रुक जाएगा और हमें हमारा डिजायर्ड पॉलीमर जो है बहुलक मिल जाएगा। समझ में आया बच्चों किस तरह से 2 रेडिकल्स जो थे फ्री रेडिकल्स उन्होंने आपस में कंबाइन कर लिया। जरूरी नहीं कि रेडिकल की साइज यही हो, छोटे रेडिकल्स भी हो सकते हैं। हो सकता है जो फर्स्ट स्टेप में हमारा रेडिकल बना हो वो कंबाइन कर ले, सेकंड में बना हो वो कंबाइन कर ले, ये बड़ा वाला कंबाइन कर ले। जब 2 फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो चेन हमारी वहीं स्टॉप हो जाती है और हमें हमारा डिजायर्ड पॉलीमर मिल जाता है। सेकंड तरीका जो है आपको बताया था मैंने, कैटायनिक पॉलिमराइजेशन है। कार्बन धनायन जो होता है बहुलकीकरण, जिसमें कार्बन धनायन का फॉर्मेशन होता है। और तीसरा वाला जो मैंने आपको बताया था कार्बन ऋणायन बहुलकीकरण, कार्बन ऋणायन का जिसमें फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट हमने जो पढ़ा है वो मुक्त मूलक है, जिसमें मुक्त मूलक बन रहा है और 2 मुक्त मूलक जो है फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होकर चेन को स्टॉप कर रहे हैं। जैसा कि इसके नाम में बता रहा है, इसमें कार्बोकैटायन कार्बन धनायन का फॉर्मेशन होता है। कार्बन धनायन का मतलब है एक कार्बन होगा उसके ऊपर हमें प्लस का निशान दिखाई देगा, 3 हाइड्रोजन लगे हुए होंगे इस पे, इस तरह से। अब कार्बन धनायन जो है वो इतनी आसानी से नहीं बनेगा, उसको बनाने के लिए लुईस एसिड, लुईस अम्ल जो है इस तरह के जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उनको काम में लिया जाता है, या फिर प्रोटोनिक एसिड जिनके पास प्रोटोन होते हैं ऐसे एसिड को काम में लेता है। यहाँ प्रोटोन है, यहाँ भी प्रोटोन है। तो हमें कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के लिए 2 तरह के केमिकल्स काम में ले सकते हैं हम। एक तो लुईस एसिड्स एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, या फिर प्रोटोनिक एसिड्स, दोनों में डिफरेंस है। लुईस एसिड जो होती है उनमें प्रोटॉन नहीं होता है, फिर भी वो एसिड की तरह काम करती हैं। और जो प्रोटोनिक एसिड्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन होता है, प्रोटॉन होता है। ये हमारा कार्बोकैटायन है। जितना स्टेबल जो ये कार्बोकैटायन होगा उतना ही जल्दी जो हमारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। क्यों होगा वो देखिए,
हमें पता है कि कार्बोकेटाइन स्टेबल है। इसका मतलब जब ये कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं हुआ था उससे पहले जिस फॉर्म में था वो अनस्टेबल था। हर चीज़ जो है वो स्टेबल बनना चाहती है। जितना स्टेबल जो है कार्बोकेटाइन होगा इंटरमीडिएट हम इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं। 3 इंटरमीडिएट हमने पढ़े थे। एक फ्री रेडिकल पढ़ा था हमने, एक कार्बोकेटाइन पढ़ा था और एक कार्बो एनाइन पढ़ा था। फ्री रेडिकल हम कर चुके हैं, कार्बोकेटाइन की बात चल रही है। जितना स्टेबल जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट होगा उतना ही ज़्यादा ये रिएक्टिव होगा मोनोमर की तरफ। मोनोमर मतलब जो हमें प्रोडक्ट बनाना है उसका यूनिट जो है, उसकी एकलक यूनिट जो है उसकी तरफ, ये हमारा मोनोमर है जिसमें डबल बॉन्ड हमें देखने को मिलता है। तो फर्स्ट स्टेप जो है हमारा इनिशिएशन स्टेप, प्रारंभन पद होता है। इसमें जो हमने प्रोटोनिक एसिड्स काम में ली है H2SO4 जो है, ये देखिए H2SO4 है, ये H+ निकालेगा फर्स्ट स्टेप में। ये देखिए H+ निकाल दिया। सेकेंड स्टेप जो होता है ये H+ जो है एक एल्कीन मॉलिक्यूल जो है हमारा मोनोमर है, एल्कीन ये हमारी मोनोमर है डबल बॉन्ड वाली, इस पे अटैक करेगा और एक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा। तो फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन स्टेप, इसमें 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में जो है प्रोटोनिक एसिड जो है वो H+ प्रोटॉन डोनेट करेगी और सेकेंड पार्ट जो है वो प्रोटॉन एक एल्कीन के ऊपर अटैक करके कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा। सेकेंड स्टेप जो है चाहे वो फ्री रेडिकल हो, चाहे कार्बोकेटाइन हो, चाहे कार्बो एनाइन हो, तीनों मैकेनिज्म 3 स्टेप से ही फॉलो होंगे। सेकेंड स्टेप जो फ्री रेडिकल में भी प्रोपगेशन था, यहाँ भी प्रोपगेशन है। प्रोपगेशन का मतलब है संचरण, श्रृंखला, संचरण पद, श्रृंखला किस तरह से बढ़ेगी। अब जो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है, फ्री रेडिकल में फर्स्ट स्टेप में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा था। हम सेकेंड वाले मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, इसमें सेकेंड स्टेप जो है उसमें कार्बोकेटाइन का अटैक होगा जो हमारे फर्स्ट स्टेप में बनेगा। कार्बोकेटाइन जो है उसने अटैक किया हमारे एल्कीन मोनोमर पे, डबल बॉन्ड जो है टूटता है इसमें से, ये बॉन्ड जो है बाहर की तरफ फॉर्म होगा। ये देखिए यहाँ फॉर्म हो गया, ये रहा। तो हमने देखा कि सेकेंड स्टेप जो था संचरण पद था हमारा, श्रृंखला संचरण पद, इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन दोबारा हो गया। एक कार्बोकेटाइन ने एल्कीन पे अटैक किया, डबल बॉन्ड टूटा। जो कार्बोकेटाइन अटैक कर रहा है उसकी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी दूर हो गई, लेकिन जहां से डबल बॉन्ड टूटा उस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का प्लस का निशान आ गया। दोबारा एक और बड़े कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। ये देखिए एक और कार्बोकेटाइन बन गया। ये दोबारा फिर एक एल्कीन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। ये देखिए इसने यहाँ अटैक कर दिया। दोबारा डबल बॉन्ड टूटेगा और जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड टूटता है उनमें से एक के ऊपर प्लस का निशान आ जाएगा। ये देखिए यहाँ प्लस का निशान आ गया। ये देखिए एक और बड़े कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। देखने पे हमें लग रहा है कि ये प्रोसेस जो है कभी रुकने वाला ही नहीं है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है तो इस प्रोसेस को हमें कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। तो लास्ट स्टेप जो होता है श्रृंखला समापन पद, टर्मिनेशन स्टेप जो होता है, यही स्टेप हमें फ्री रेडिकल में भी देखने को मिला था। उसके द्वारा जो है इस चेन का टर्मिनेशन होगा, ये प्रोसेस रुकेगा। ये वाला हमारा कार्बोकेटाइन था, ये रहा, कि इसमें से एक H+ निकल जाएगा। जैसे ही H+ निकलेगा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और दोबारा एक बड़े से पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाएगा और कार्बोकेटाइन यहीं खत्म हो जाएगा। हमारा स्टेप जो है प्रोसेस यहीं स्टॉप हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ऊपर टर्मिनेशन जो है 3 तरीके से हो सकता है। हमने फ्री रेडिकल में देखा था कि 2 जो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके जो है चेन को टर्मिनेट कर रहे थे। इसमें जो है कार्बोकेटाइन में जो है एक प्रोटॉन का रिमूवल हो रहा है और हमारी चेन वहीं टर्मिनेट हो रही है। थर्ड टाइप जो है हमारा एनायनिक पॉलिमराइजेशन है, कार्बन ऋणायन बहुलीकीकरण, कार्ब ऋणायन, बहुलकन भी कहते हैं, बहुलीकरण भी कहते हैं इसको। इसमें कार्ब ऋणायन का फॉर्मेशन होता है। इसमें भी 3 स्टेप देखने को मिलेंगे। फर्स्ट स्टेप जो होता है उसमें ये देखिए KNH2 दिखा रखा है। इसमें बेस चाहिए रहता है, ये एक बेस है जहां हमें N देखने को मिलेगा। N के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डोनेट हो सकते हैं, इसलिए बेस की तरह काम करता है। K+ का फॉर्मेशन हो जाएगा इसमें। और एक ये देखिए माइनस वाले रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये माइनस वाला जो है ये हमारे एल्कीन मॉलिक्यूल पे अटैक कर रहा है, डबल बॉन्ड के मॉलिक्यूल पे, और हमारा इस तरह से कार्बन एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है। हमने पिछले वाले रिएक्शन में भी देखा था कि जो NH2 अटैक करेगा, जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उनके ऊपर एक माइनस का निशान आ जाएगा। ये देखिए यहाँ माइनस का निशान आ गया है। NH2 जो है उसकी डेफिशिएंसी रिमूव हो गई है। कि दोबारा फिर एक और एल्कीन पे अटैक करेगा, जो हमारा चेन प्रोपगेशन स्टेप होता है, संचरण पद होता है। एक और बड़ा कार्बन एनायन बन जाएगा। ये बड़ा सा कार्बन एनायन बन गया है।
आधा इसका नीचे लिखा हुआ है। जो कार्बन एनायन बना है हमारा बड़ा वाला, ये दोबारा फिर अटैक करेगा। इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा और बड़े से बड़ा जो कार्बन एनायन हमारा कार्बो एनायन जो हमारा बनता रहेगा। कहीं ना कहीं इस प्रोसेस को हमें स्टॉप करना होता है, जो चेन टर्मिनेशन स्टेप में स्टॉप होगा। इसमें देखिए चेन टर्मिनेशन स्टेप में होता क्या है, हमने जो है कार्बोकेटाइन जहाँ फॉर्म हुआ था उसमें -H+ लिखा था, इसमें H+ जो हम ऐड कर देंगे। जैसे ही H+ ऐड करेंगे तो जिस कार्बन के ऊपर माइनस का निशान है देखिए उस पर H+ ऐड हो जाएगा, ये CH2 को फॉर्म कर लेगा। और माइनस जैसे ही साइन रिमूव होगा हमारा कार्बो एनायन जो है वो आगे फॉर्म होना बंद हो जाएगा। ये हमारा प्रोसेस यहीं स्टॉप हो जाएगा, चेन हमारी टर्मिनेट हो जाएगी। हमें हमारा डिजायर्ड जो है पॉलीमर मिल जाएगा। ये एक पॉलीमर है। आपके कोर्स में जो पॉलीमर बच्चों आपको वही बताएंगे। बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएं। थैंक यू बच्चों।